नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ख्याली दुनिया में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया बनाती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। ये कहानी है पुनर्जन्म बदले की आग की, जिसमें एक लड़की आर्या का संघर्ष और प्रतिशोध की ज्वाला की कहानी है। क्या होगा जब एक इंसान को उसकी जिंदगी में मिले धोखे का हिसाब लेने का मौका मिले? क्या वह अपने पुराने दर्द को पीछे छोड़ पाएगी या फिर बदले की आग उसे भस्म कर देगी? आइए, हम आपको ले चलते हैं आर्या के इस रोमांचक सफर पर, जहां हर कदम पर रहस्य और चमत्कारी घटनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं ये यात्रा पुनर्जन्म बदले की आग के पहले अध्याय से। अध्याय 43। छिपी हुई साजिश का पर्दाफाश। आर्या के घर में देर रात का समय था। खिड़की के बाहर चांदनी हल्की रोशनी बिखेर रही थी, लेकिन आर्या की आंखों में सुकून का कोई नामोनिशान नहीं था। उसके सामने टेबल पर एक फोन रखा था, जिसमें उस अनजान कॉल की रिकॉर्डिंग बार बार चल रही थी। रिकॉर्डिंग की आवाज, तुम्हारा खेल अब खत्म होने वाला है। जो छुपा है वह अब सामने आएगा। आर्या ने फोन को घूरते हुए गहरी सांस ली। वो इस धमकी को हल्के में नहीं ले सकती थी। उसने अपनी सुरक्षा और साइबर टीम को तुरंत बुलाने का निर्णय लिया। कुछ ही मिनटों में उसकी टीम बैठक कक्ष में इकट्ठा हो गई। सुरक्षा प्रमुख कप्तान विक्रम। मैडम, ये कॉल एक गंभीर खतरे का संकेत देती है। इसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। आर्या गंभीर स्वर में। मैं जानती हूँ, कप्तान। हमें ये पता लगाना होगा कि कॉल करने वाला कौन है और उसका मकसद क्या है। ये पहली बार नहीं है कि किसी ने मुझे धमकी दी है, लेकिन इस बार मामला अलग लगता है। आर्या ने अपनी साइबर टीम के प्रमुख, समीर, को आदेश दिया कि वह तुरंत कॉल की लोकेशन और स्रोत का पता लगाए। समीर, मैडम, कॉल एक गुप्त सर्वर के जरिए ट्रांसफर की गई है। हमें इसे ट्रेस करने में कुछ समय लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। आर्या, समय नहीं है, समीर। दुश्मन हर कदम पर हमें पछाड़ने की कोशिश कर रहा है। हमें तेजी से काम करना होगा। समीर ने अपने लैपटॉप पर काम करना शुरू किया और बाकी टीम अपने अपने कामों में लग गई। इसी बीच आर्या ने अपनी सोच में डूबते हुए उन दुश्मनों के बारे में सोचना शुरू किया, जिनसे उसका अब तक सामना हुआ था। आर्या, क्या ये निशा का काम है? या फिर कमिनी ने कोई नया जाल बिछाया है? या ये कोई ऐसा दुश्मन है जिसका मैं अब तक सामना नहीं कर पाई हूँ? आर्या के मन में कई सवाल उठ रहे थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कुछ देर बाद समीर ने रिपोर्ट दी। समीर, मैडम, कॉल की लोकेशन का पता चल गया है। यह एक सुनसान गोदाम से की गई थी, जो शहर के बाहरी हिस्से में है। आर्या, गोदाम, वहाँ क्या चल रहा है? और यह कॉल करने वाला कौन हो सकता है? कप्तान विक्रम, मैडम, ये संभव है कि यह एक चाल हो, आपको वहाँ बुलाने और फंसाने की। हमें पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। आर्या ने ठंडे दिमाग से सोचा और कहा, आर्या, ये चाल हो सकती है, लेकिन अगर मैं ये खतरा मोल नहीं लूंगी, तो सच कभी सामने नहीं आएगा। हमें उस गोदाम की जांच करनी होगी। आर्या ने अपनी टीम के साथ जाने की योजना बनाई। उसने न केवल सुरक्षा टीम को साथ लिया, बल्कि अपने विश्वासपात्र लोगों को भी इसकी जानकारी दी। आर्या टीम से, हमारे दुश्मन चालाक हैं, लेकिन हमें उनसे एक कदम आगे रहना होगा। अगर यह कॉल एक साजिश है, तो हमें इसे नाकाम करना होगा। गोदाम के लिए निकलने से पहले आर्या ने अपने ऑफिस को भी सतर्क कर दिया। आर्या, अगर यहाँ कुछ भी असामान्य हो, तो मुझे तुरंत सूचित किया जाए। गोदाम का नाम सुनकर आर्या के भाई अर्जुन ने उसे रोका। अर्जुन, दीदी, ये खतरनाक हो सकता है। आप इतनी जल्दी इस कदम को क्यों उठा रही हैं? आर्या दृढ़ता से, अर्जुन, ये समय खतरे से डरने का नहीं है। अगर हम अपने दुश्मनों की पहचान नहीं करेंगे, तो वे हमें हर बार मात देंगे। टीम ने गोदाम के आसपास पहुंचकर जांच शुरू की। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी थी। कप्तान विक्रम, मैडम, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ सुरक्षा के कोई संकेत नहीं है, फिर भी ये जगह खाली नहीं लगती। अचानक गोदाम के भीतर से एक गूंजती हुई आवाज आई। आर्या, तुम्हारा स्वागत है। ये तुम्हारे अंत की शुरुआत है। आर्या और उसकी टीम चौकन्नी हो गई। आर्या, कौन है ये, और इसे मेरी हर चाल की खबर कैसे है? गोदाम के भीतर से गूंजती हुई आवाज ने माहौल को और भी गंभीर बना दिया। आर्या के चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी आई, लेकिन उसने खुद को तुरंत संभाल लिया। उसने अपने आसपास खड़ी टीम को इशारा किया कि सतर्क रहें। आर्या, यह आवाज सिर्फ धमकी नहीं है। इसके पीछे कोई है जो मुझे अच्छी तरह जानता है। लेकिन कौन और क्यों?
गोदाम के अंधेरे कोनों में छिपा हुआ रहस्य आर्या को चुनौती दे रहा था। वो कुछ कदम आगे बढ़ी, लेकिन उसके साथ ही कप्तान विक्रम ने उसे रोका। कप्तान विक्रम, मैडम, ये खतरा हो सकता है। हमें आपके आगे जाने से पहले जांच करनी चाहिए। आर्या दृढ़ता से, मैं जानती हूँ, कप्तान, लेकिन अगर हमें सच का सामना करना है, तो ये खतरा मोल लेना ही पड़ेगा। जैसे ही आर्या ने गोदाम के मुख्य दरवाजे के अंदर कदम रखा, एक धीमी सी आवाज ने उसका ध्यान खींचा। यह आवाज किसी के चलने की थी, मानो कोई छिपने की कोशिश कर रहा हो। आर्या ने अपनी टीम को इशारा किया कि हर दिशा में फैल जाएं। अचानक अंधेरे के भीतर से एक व्यक्ति बाहर आया। उसका चेहरा नकाब से ढका हुआ था, लेकिन उसकी चाल में आत्मविश्वास झलक रहा था। अज्ञात व्यक्ति, आर्या, तुमने सोचा कि यहाँ आकर सब कुछ जान जाओगी, लेकिन तुम्हें अभी भी यह समझने में वक्त लगेगा कि तुम्हारा असली दुश्मन कौन है। आर्या गंभीर स्वर में, कौन हो तुम, और यह खेल क्यों खेल रहे हो? अज्ञात व्यक्ति हंसते हुए, ये खेल नहीं है आर्या, ये वह सच्चाई है जिससे तुम अब तक अनजान रही हो। तुम्हारे अपने लोग ही तुम्हें धोखा दे रहे हैं। अज्ञात व्यक्ति की यह बात सुनकर आर्या चौंक गई। उसने अपनी टीम के सभी सदस्यों को देखा। आर्या, क्या सच में मेरे अपने लोग मेरे साथ विश्वासघात कर रहे हैं, या ये सिर्फ मुझे भ्रमित करने की कोशिश है? उसी समय टीम का एक सदस्य करण आगे बढ़ा। करण, मैडम, यह आदमी हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। हमें इसे पकड़कर सच्चाई उगलवानी चाहिए। लेकिन आर्या को करण की बातों में कुछ असामान्य लगा। आर्या गंभीर स्वर में, करण, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? करण ने अपनी निगाहें झुका ली। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थीं। आर्या ने करण पर शक जताया, लेकिन उससे पहले ही अज्ञात व्यक्ति ने बोलना शुरू कर दिया। अज्ञात व्यक्ति, करण ही नहीं, तुम्हारी पूरी टीम में ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे दुश्मनों के लिए काम कर रहे हैं, और ये तुम्हें आज ही पता चलेगा। आर्या ने अपनी बंदूक उठाई और करण की ओर इशारा किया। आर्या गंभीरता से, अगर तुम सच बोल रहे हो, तो अभी सब कुछ बता दो, वरना तुम्हारे पास वक्त नहीं होगा। करण घबराते हुए बोलने लगा। करण, मैडम, मुझे मजबूर किया गया था। अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी होती, तो वे मेरी जान ले लेते। आर्या, वे कौन हैं, और तुम्हें क्या करने को कहा गया था? करण ने बताया कि निशा और कमिनी ने उसे आर्या की हर गतिविधि की जानकारी देने के लिए तैयार किया था। इसके बदले में उन्होंने करण को पैसे और सुरक्षा का वादा किया था। अज्ञात व्यक्ति ने करण की बात सुनकर हंसते हुए कहा। अज्ञात व्यक्ति, ये तो सिर्फ शुरुआत है आर्या, तुम्हारे सबसे करीबी लोग भी तुम्हें धोखा देने को तैयार बैठे हैं। आर्या ने गुस्से और शंका भरी निगाहों से अपनी टीम को देखा। आर्या, मुझे अपने दुश्मनों के साथ साथ अब अपने दोस्तों से भी सतर्क रहना होगा। ये लड़ाई और भी कठिन हो गई है। अचानक गोदाम के बाहर गोलियों की आवाज गूंज उठी। कप्तान विक्रम, मैडम, ये हमला है, हमें तुरंत निकलना होगा। आर्या और उसकी टीम ने तेजी से बाहर की ओर भागना शुरू किया। बाहर अंधेरे में कुछ छिपे हुए हमलावर उन पर गोलियां चला रहे थे। आर्या ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन एक गोली आकर उसके पास से गुजरी। गोदाम के बाहर का ये संघर्ष अब और भी खतरनाक हो गया था। आर्या, मुझे इस दुश्मन की असलियत जाननी होगी, चाहे इसके लिए कितनी भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। आर्या ने धीरे धीरे उन सबूतों की परतें खोलनी शुरू की, जो उसने महीनों की मेहनत से इकट्ठे किए थे। उसके पास न केवल निशा और कमिनी के खिलाफ साक्ष्य थे, बल्कि उन छुपे हुए दुश्मनों के भी नाम थे, जो पर्दे के पीछे रहकर उसकी जिंदगी में जहर घोल रहे थे। आर्या अपने गुप्त ठिकाने पर बैठी थी। उसके सामने एक फाइल पड़ी थी, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, दुश्मनों की सूची। उसने फाइल खोली और उसकी आंखों में एक चिंगारी चमकी। आर्या अपने आप से, तो ये हैं वो चेहरे, जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की साजिश रची थी। अब समय आ गया है कि इनका पर्दाफाश किया जाए। फाइल में एक नाम था जिसने उसे चौंका दिया, रणधीर मलिक। रणधीर मलिक वही व्यक्ति था जो वर्षों से उसके परिवार के करीब था और एक भरोसेमंद दोस्त माना जाता था। आर्या को याद आया कि रणधीर ने हमेशा खुद को उसके पिता का सबसे अच्छा दोस्त बताया था, लेकिन दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि वही व्यक्ति निशा और कमिनी के साथ मिलकर आर्या की कंपनी को डुबाने और उसकी प्रतिष्ठा को खत्म करने की योजना बना रहा था। फ्लैशबैक, रणधीर एक होटल में निशा और कमिनी से मिल रहा था। रणधीर, आर्या को लगता है कि वह सब कुछ संभाल सकती है, लेकिन उसे नहीं पता कि मैं उसकी हर चाल से 2 कदम आगे हूँ। निशा हंसते हुए, उसे यह एहसास होना चाहिए कि दुनिया में भरोसे का कोई मूल्य नहीं।
आर्या ने जब फाइल के अन्य पन्नों को देखा तो उसमें और भी नाम थे। उनमें से एक नाम ऐसा था जिसने उसे गहराई से झकझोर दिया। आदित्य मेहरा। आदित्य वह व्यक्ति था जिसे आर्या ने अपने जीवन का हिस्सा मानकर हर निर्णय में शामिल किया था। आर्या आवाज में दर्द और गुस्सा। आदित्य, तुम भी। मैं सोचती थी कि तुम मेरे सबसे बड़े समर्थक हो, लेकिन तुमने भी मुझे धोखा दिया। आर्या ने निशा, कमिनी, रणधीर और आदित्य के खिलाफ अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी। उसने अपने वफादार सहयोगियों को बुलाया और कहा, आर्या, अब वक्त आ गया है कि ये नकाब उतरें। लेकिन ये लड़ाई मैं सीधी लड़ाई के रूप में नहीं लड़ूंगी। इन्हें उनकी ही चालों में फंसाना होगा। उसने अपनी टीम को अलग अलग निर्देश दिए। 1. रणधीर की वित्तीय गतिविधियों की गहराई से जांच। 2. आदित्य की सभी व्यापारिक साझेदारियों पर नजर रखना। 3. निशा और कमिनी के बीच दरार डालने के लिए झूठी जानकारी फैलाना। आर्या ने अपने दुश्मनों को कमजोर करने के लिए पहला कदम उठाया। उसने रणधीर को एक गुप्त संदेश भेजा जिसमें लिखा था, मैं तुम्हारे सारे राज जानती हूँ। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम सच बोलोगे या मैं दुनिया के सामने तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगी। रणधीर को जब ये संदेश मिला तो उसकी घबराहट बढ़ गई। उसने तुरंत निशा और कमिनी को बुलाया। रणधीर, आर्या को सब कुछ पता चल गया है। अगर उसने मीडिया में कुछ भी कह दिया तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। कमिनी, शांत रहो। हमें पहले समझना होगा कि उसके पास कितने सबूत हैं। आर्या की पहली चाल काम कर गई। रणधीर, निशा और कमिनी के बीच आपसी विश्वास कमजोर होने लगा। निशा रणधीर से, तुमने क्या सोचकर आर्या को संदेश भेजने दिया? अब वो हमारे खिलाफ और चाले चलेगी। रणधीर, अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो वो मुझे अकेले फंसा देती। आर्या ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की जिसमें उसने वादा किया कि वो बड़े घोटाले और साजिश का खुलासा करेगी। आर्या, कल मैं उन सभी चेहरों को बेनकाब करूंगी जिन्होंने समाज को धोखा दिया है और मेरे साथ अन्याय किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर से पूरे शहर में हलचल मच गई। रणधीर, निशा और कमिनी इस बात को लेकर चिंतित थे कि आर्या क्या करने वाली है। आर्या ने एक आखिरी बार फाइल को देखा और कहा, आर्या खुद से, ये सिर्फ शुरुआत है। कल की सुबह मेरे दुश्मनों के लिए सबसे काली रात बन जाएगी। क्या आर्या अपने दुश्मनों को पूरी तरह बेनकाब कर पाएगी या उन्हें फिर से पलटवार करने का मौका मिलेगा? नीरज से मिली जानकारी ने आर्या को भीतर तक झकझोर दिया था। दुश्मनों ने उसके विश्वासपात्रों में सेंध लगा दी थी। यह न केवल आर्या की सुरक्षा के लिए खतरा था, बल्कि उसकी पूरी योजना पर भी सवाल खड़ा कर रहा था। लेकिन आर्या ने ठान लिया था कि अब पलटवार का समय आ चुका है। आर्या ने अपनी टीम के भरोसेमंद सदस्यों को एक गुप्त स्थान पर बुलाया। कमरे में सन्नाटा था, हर चेहरा गंभीर था। आर्या, हम पर दुश्मनों ने हमला किया है और उन्होंने हमारी टीम में गद्दारों को शामिल किया है। लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे। ये समय है पलटवार का। कप्तान विक्रम ने सहमति में सिर हिलाया। कप्तान विक्रम, लेकिन मैडम, दुश्मनों की ताकत को कम मत आंकिए। निशा और कमिनी केवल मोहरे हैं। असली मास्टरमाइंड कोई और है। आर्या ने एक गहरी सांस ली। आर्या, विक्रम, मैं जानती हूँ कि उनका खेल गहरा है, लेकिन अब हमें उनकी चालों का जवाब उनकी ही भाषा में देना होगा। आर्या ने एक बड़ी स्क्रीन पर दुश्मनों की सभी गतिविधियों का विश्लेषण किया। आर्या, नीरज से मिली जानकारी के अनुसार दुश्मनों की अगली चाल हमारी संपत्ति और प्रोजेक्ट्स पर कब्जा करना है। हमें उन्हें गुमराह करना होगा। टीम के एक सदस्य, आदित्य, ने सुझाव दिया। आदित्य, मैडम, क्यों न हम नकली दस्तावेज तैयार करें और उन्हें एक जाल में फंसाएं। आर्या ने आदित्य की ओर सराहना भरी नजर से देखा। आर्या, ठीक है, हम उन्हें ऐसी जानकारी देंगे जो उन्हें लगने देगी कि वे जीत रहे हैं। लेकिन असल में वह जानकारी उन्हें हमारी ही योजना की ओर ले जाएगी। आर्या ने अपनी हैकिंग टीम को बुलाया। आर्या, हमें उनकी हर डिजिटल गतिविधि पर नजर रखनी है। उनकी ईमेल, फोन कॉल्स और बैंक खातों तक पहुंच चाहिए। हैकर टीम के प्रमुख, रिद्धिमा, ने कहा। रिद्धिमा, मैडम, हमने पहले ही उनके नेटवर्क में सेंध लगा दी है। अब हम उनकी हर चाल को पहले से भांप सकते हैं। आर्या ने एक नक्शा दिखाया। आर्या, हम इस जानकारी का इस्तेमाल करके उन्हें उसी जगह पर बुलाएंगे जहां हम चाहते हैं। ये हमारी पहली चाल होगी। दूसरी ओर, निशा और कमिनी अपने अगले कदम की तैयारी कर रही थीं। निशा, आर्या अब तक हमारी हर चाल में फंसी है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। कमिनी ने ठहाका लगाया। कमिनी, तुम चिंता मत करो, हमने उसके ही लोगों को अपने पक्ष में कर लिया है। अब आर्या का हर कदम हमारे लिए खुली किताब है।
लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि आर्या ने पहले ही उनके जाल को उलटने की योजना बना ली है। आर्या ने अपनी टीम को अंतिम निर्देश दिए। आर्या, याद रखो, इस योजना में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दुश्मनों को यही लगना चाहिए कि वे हमें हरा रहे हैं, लेकिन असल में हम उन्हें उनकी हार की ओर धकेल रहे होंगे। कप्तान विक्रम ने आर्या को आश्वस्त किया। कप्तान विक्रम, मैडम, हमारी टीम पूरी तरह तैयार है। इस बार दुश्मन बच नहीं पाएंगे। आर्या ने निशा और कमिनी को एक नकली प्रोजेक्ट में फंसाने के लिए दस्तावेज तैयार करवाए। आर्या, इन दस्तावेजों में हमने ऐसा जाल बिछाया है कि जब वे इन्हें हासिल करेंगे तो खुद ही फंस जाएंगे। दूसरी ओर हैकिंग टीम ने दुश्मनों के सारे डिजिटल नेटवर्क को ट्रैक करना शुरू कर दिया। आर्या की योजना के पहले चरण की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन तभी रिद्धिमा ने एक चौंकाने वाली सूचना दी। रिद्धिमा, मैडम, हमें उनके नेटवर्क में एक नया नाम मिला है। कोई ऐसा जो आपके बहुत करीब है और उनकी हर गतिविधि को संचालित कर रहा है। आर्या ने पूछा। आर्या, कौन है वह? रिद्धिमा ने झिझकते हुए कहा। रिद्धिमा, नाम अभी साफ नहीं है, लेकिन यह वही व्यक्ति है जो दुश्मनों के हर कदम को हमारे खिलाफ मोड़ रहा है। ये सुनकर आर्या के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता छा गई। आर्या, क्या मेरे अपने लोग ही मेरी हार की वजह बनेंगे? ये लड़ाई अब और भी कठिन होने वाली है। आर्या के जीवन में एक नया मोड़ आ चुका था। अब ये सिर्फ दुश्मनों के खिलाफ एक साजिश का खेल नहीं था, बल्कि उसकी अपनी पहचान, उसके विश्वास और उसकी ताकत की लड़ाई बन चुकी थी। रिद्धिमा की बात सुनने के बाद आर्या ने अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी चुप्पी और गुस्सा था। उसने अपने आप से कहा, आर्या, अगर मेरे अपने ही मेरे खिलाफ हो सकते हैं, तो क्या मैं सच में किसी पर भरोसा कर सकती हूँ? लेकिन ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। मुझे जीतना ही होगा। आर्या ने अपने विश्वासपात्र कप्तान विक्रम को बुलाया। आर्या, विक्रम, मुझे पता है कि दुश्मनों ने हमारे ही किसी को खरीद लिया है, लेकिन हमें ये पता लगाना होगा कि वह कौन है। विक्रम ने गंभीरता से कहा। विक्रम, मैडम, यह आसान नहीं होगा। अगर वह आपके करीब है, तो वह हमारी हर योजना से अवगत होगा। आर्या ने आंखों में दृढ़ता लाते हुए जवाब दिया। आर्या, यही वजह है कि हमें चालाकी से काम करना होगा। मैं हर किसी को परखने वाली हूँ और ये लड़ाई अब व्यक्तिगत हो चुकी है। आर्या ने अपनी टीम के हर सदस्य पर नजर रखनी शुरू कर दी। लेकिन इसी बीच उसकी टीम के कुछ लोग आपस में झगड़ने लगे। आदित्य, तुमने उस रात दुश्मनों के प्लान के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या तुम उनके साथ मिले हुए हो? कृष्णा, तुम्हें मुझ पर शक करने का कोई हक नहीं है। मैं आर्या मैडम के लिए अपनी जान दे सकता हूँ। आर्या ने दोनों को शांत करते हुए कहा। आर्या, यही तो वे चाहते हैं, हमें आपस में लड़ते हुए देखना। लेकिन याद रखो, जो भी गद्दार होगा, उसे मैं खुद सजा दूंगी। आर्या ने फैसला किया कि अब उसे अकेले ही ये लड़ाई लड़नी होगी। उसने एक नकली योजना बनाई और टीम के हर सदस्य को अलग अलग हिस्से की जानकारी दी। आर्या सोचते हुए, इस योजना से यह पता चल जाएगा कि जानकारी बाहर कौन लीक कर रहा है। अगली रात आर्या को एक गुप्त सूचना मिली कि उसकी योजना में से एक हिस्सा दुश्मनों तक पहुंच चुका है। रिद्धिमा, मैडम, मुझे यकीन है कि यह जानकारी कृष्णा ने लीक की है। उसके व्यवहार में अचानक बदलाव आया है। आर्या ने बिना किसी जल्दबाजी के कहा। आर्या, ये सिर्फ शक है। मैं तब तक किसी पर कार्रवाई नहीं करूंगी जब तक पक्के सबूत न मिल जाएं। दूसरी ओर निशा और कमिनी आर्या की योजनाओं के बारे में बातें कर रही थीं। निशा, आर्या बहुत चालाक हो चुकी है, लेकिन इस बार हमने उसे तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। कमिनी, अगर हम उसकी टीम के भीतर गद्दार को सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो आर्या खुद ही हमारी जाल में फंस जाएगी। आर्या ने उस व्यक्ति को सामने लाने के लिए एक गुप्त सभा का आयोजन किया। आर्या, जो भी गद्दार है, वह ये सोचे कि वह बच जाएगा। लेकिन याद रखना, मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। जैसे ही आर्या ने ये कहा, कमरे में सन्नाटा छा गया। अचानक एक व्यक्ति ने अपनी पिस्तौल निकाली और आर्या की ओर इशारा किया। गद्दार, तुमने हमें कमजोर समझा था, लेकिन इस बार तुम्हारा खेल खत्म। आर्या ने एक पल के लिए भी डर नहीं दिखाया। उसने शांत स्वर में कहा, आर्या, तुम्हारे जैसे गद्दार ही मेरी ताकत बनते हैं। अब खेल खत्म नहीं, बल्कि शुरू हो रहा है। पिस्तौल की आवाज से सभा हिल गई। लेकिन किसने गोली चलाई? क्या आर्या बच पाएगी, या दुश्मनों की यह चाल उसकी योजनाओं को खत्म कर देगी? सभा में फैले सन्नाटे के बीच अचानक गोली चलने की आवाज गूंज उठी। हर कोई चौंक गया। कमरे में मौजूद सभी की नजरें उस ओर मुड़ी जहां से गोली चली थी। गोली किसने चलाई? आर्या की आंखें गुस्से और हैरानी से चमक उठीं।
वो खुद को संभालती हुई बोली, आर्या, ये तुम सबकी आखिरी गलती होगी। जैसे ही धुआं छटा, सामने निशा खड़ी थी, हाथ में पिस्तौल। लेकिन निशाना आर्या पर नहीं था। गोली किसी और को लगी थी। विक्रम गिरते हुए, आर्या, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बचाने के लिए ये किया। निशा ने ठहाका लगाते हुए कहा, निशा, तुमने सोचा था कि मेरी चालों को समझ लोगी। तुम चाहे जितनी चतुर हो, आर्या, लेकिन मैं तुम्हारे हर कदम से 2 कदम आगे हूँ। आर्या ने गुस्से में कहा, आर्या, निशा, तुम्हें लगता है कि यह सब खेल यहीं खत्म हो जाएगा? ये तो सिर्फ शुरुआत है। आर्या ने विक्रम को सहारा दिया और उसकी आंखों में देखा। विक्रम दम तोड़ते हुए, आर्या, दुश्मन तुम्हारे अंदर से तुम्हें खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, तुम अकेली नहीं हो। विक्रम के आखिरी शब्दों ने आर्या को और मजबूत बना दिया। उसने अपने बाकी साथियों को इशारा किया, आर्या, इस बार मैं ये लड़ाई खत्म नहीं करूंगी। मैं इसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। दूसरी ओर कमिनी ने निशा से कहा, कमिनी, आर्या अब कमजोर हो चुकी है। ये सही समय है कि हम उसकी पूरी ताकत को खत्म कर दें। निशा ने मुस्कराते हुए कहा, निशा, लेकिन उससे पहले उसे उसकी हार का एहसास करवाना होगा। उसके सारे विश्वास को तोड़ना होगा। रात के अंधेरे में आर्या अपने गुप्त स्थान पर एक नई योजना बना रही थी। उसके सामने एक पुराने दस्तावेज का नक्शा खुला हुआ था। आर्या खुद से, अगर यह नक्शा सही है तो मेरी जीत सुनिश्चित है। लेकिन अगर यह एक और छलावा हुआ तो शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी बीच एक अनजानी छाया उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। अनजान आवाज, आर्या, तुम अब भी सच से दूर हो। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सबसे करीब हैं। आर्या ने पीछे मुड़ते हुए कहा, आर्या, तुम कौन हो और मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? लेकिन जवाब देने से पहले ही वह छाया गायब हो गई। आर्या के मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। क्या आर्या की नई योजना उसे जीत दिलाएगी, या ये भी एक नई साजिश का हिस्सा है? और वह अनजान छाया कौन थी? दोस्तों, पुनर्जन्म बदले की आग की यह यात्रा यही खत्म नहीं होती। आर्या की कहानी ने हमें ये सिखाया कि हर दर्द, हर संघर्ष के बाद एक नई शुरुआत होती है, लेकिन उसकी राह में आने वाली चुनौतियां और भी दिलचस्प हो सकती हैं। क्या वह अपनी अंतिम लड़ाई में जीत पाएगी, या फिर कोई नया मोड़ उसकी परीक्षा लेगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आर्या के बदले की आग और कितनी भड़कती है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ख्याली दुनिया पर जल्द ही आएंगे और भी रोमांचक अध्याय, जो आपको बांध कर रखेंगे। तो फिर, क्या आप तैयार हैं आर्या की नई परीक्षा के लिए? लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। ख्याली दुनिया, जहां हर कहानी एक नई दुनिया बनाती है। अध्याय 44, पर्दाफाश और न्याय का आरंभ। शहर में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। आर्या की अचानक से बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। व्यापारिक जगत के बड़े नाम, राजनीति के खिलाड़ी और मीडिया के लोग इस आयोजन में शामिल होने के लिए बेताब थे। आर्या का कार्यालय इस समय किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं लग रहा था। सुरक्षा व्यवस्था इतनी तगड़ी थी कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। हर तरफ मीडिया के कैमरे और पत्रकारों की भीड़ जुटी हुई थी। सभी के मन में एक ही सवाल था, क्या खुलासा होने वाला है? सभी की नजरें दरवाजे पर टिक गईं, और तभी आर्या, एक काले रंग की साड़ी में, आत्मविश्वास से लबरेज होकर अंदर दाखिल हुई। उसकी चाल और आंखों में वही चिंगारी थी, जो एक योद्धा के चेहरे पर होती है। मंच पर पहुंचते ही उसने माइक थामा और गहरी आवाज में बोलना शुरू किया। आर्या, आज का ये दिन इतिहास में याद किया जाएगा। ये दिन उन चेहरों को बेनकाब करने का है, जिन्होंने अपने लालच और झूठ से न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद की हैं। उसके ये शब्द सुनते ही पूरा हॉल जैसे सन्नाटे में डूब गया। हर कोई उसकी तरफ ध्यान से सुनने लगा। आर्या ने माइक के पास रखे एक रिमोट को दबाया, और स्क्रीन पर पहला सबूत प्रदर्शित हुआ। ये रणधीर मलिक के वित्तीय घोटालों की फाइल थी। आर्या, ये हैं रणधीर मलिक, जो अपनी ईमानदारी और सादगी का दिखावा करते हैं, लेकिन हकीकत में इन्होंने न जाने कितने निर्दोष लोगों को धोखा दिया और अपनी जेबें भरी। ये रहे इनके काले कारनामों के सबूत। स्क्रीन पर दस्तावेज, ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो फुटेज चलने लगे। वीडियो, रणधीर को घूस लेते हुए पकड़ा गया था। ऑडियो, रणधीर की बातचीत, जिसमें वह किसी को व्यापार में धोखा देने की योजना बना रहा था। हॉल में मौजूद लोग हैरान थे। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, तो कुछ ने अपने फोन निकालकर यह खबर दूसरों तक पहुंचानी शुरू कर दी। इसके बाद आर्या ने निशा की ओर इशारा किया।
आर्या, और यह रही मेरी बहन निशा, जिसने मेरे भरोसे का नाजायज फायदा उठाया। उसने न केवल मेरे खिलाफ साजिश रची, बल्कि मेरे नाम का इस्तेमाल करके अपने काले धंधों को अंजाम दिया। निशा का चेहरा सफेद पड़ गया। वो हॉल के एक कोने में बैठी थी और हर कैमरा उसकी ओर घूम चुका था। आर्या ने अब अपनी सौतेली माँ कमिनी का नाम लिया। आर्या, कमिनी देवी, जिन्होंने मुझे हमेशा कमजोर और बेवकूफ समझा। ये रही उनकी सच्चाई। उन्होंने मेरे परिवार और मेरे नाम का इस्तेमाल करके न जाने कितने अपराध किए। स्क्रीन पर दस्तावेजों की फाइलें खुलने लगी, जिनमें कमिनी के नाम पर कई गुप्त बैंक खातों का खुलासा हुआ। पत्रकार सवाल पूछने के लिए बेताब हो उठे। पत्रकार 1, रणधीर जी, क्या आप इन आरोपों को स्वीकार करते हैं? पत्रकार 2, निशा जी, क्या आपके पास इन सबूतों का कोई जवाब है? लेकिन इन सवालों का सामना करने के बजाय निशा और रणधीर ने चुप्पी साध ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही पुलिस अंदर आई और रणधीर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारी, रणधीर मलिक, आपको वित्तीय धोखाधड़ी और साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। रणधीर ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में आर्या ने एक सशक्त संदेश दिया। आर्या, यह उन सभी लोगों के लिए चेतावनी है, जिन्होंने मुझे कमजोर समझा। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है, जिसने अन्याय सहा है। उसके ये शब्द सुनकर पूरे हॉल में तालियों की गूंज उठी। लेकिन हर कोई जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। जैसे ही आर्या प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकली, उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। तुमने अभी तक जो किया, वह सिर्फ एक ट्रेलर था। असली खेल अब शुरू होगा। आर्या ने फोन काट दिया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ थीं। क्या आर्या अब एक नए दुश्मन का सामना करेगी, या ये कोई पुराना शत्रु है जो फिर से उभर रहा है? रणधीर मलिक, जो कभी व्यापारिक जगत में एक बड़ा नाम हुआ करता था, आज खुद को आर्या के द्वारा किए गए बड़े खुलासे के केंद्र में पाया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की जगह डर और शर्मिंदगी ने ले ली थी। वो हॉल में बैठे सभी लोगों के सवालिया और निंदनीय नजरों का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जैसे ही आर्या ने रणधीर के खिलाफ सबूत प्रस्तुत किए, वह बुरी तरह घबरा गया। उसने खुद को बचाने की कोशिश की और खड़ा होकर बोलने लगा। रणधीर, ये सब झूठ है। ये सबूत नकली हैं। आर्या मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उसकी आवाज में कंपकंपी थी और हर शब्द में झूठ झलक रहा था। लेकिन आर्या ने उसे बोलने का ज्यादा मौका नहीं दिया। आर्या ने तुरंत जवाब दिया। आर्या, रणधीर, झूठ बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए, जो तुम में नहीं है। ये रहे तुम्हारे खिलाफ ठोस सबूत, जिन्हें झुठलाना अब तुम्हारे लिए नामुमकिन है। उसने स्क्रीन पर एक नया दस्तावेज दिखाया, जिसमें रणधीर के हस्ताक्षर थे। ये दस्तावेज उसके अवैध वित्तीय लेन देन और विदेशी बैंकों में जमा काले धन का प्रमाण था। रणधीर ने मदद के लिए निशा और कमिनी की ओर देखा, लेकिन दोनों ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। निशा ने साफ साफ कह दिया। निशा, रणधीर, मैं तुम्हारे इस गंदे खेल का हिस्सा नहीं हूँ। तुमने जो किया है, उसकी सजा तुम्हें खुद भुगतनी पड़ेगी। कमिनी ने भी अपने चेहरे पर एक मासूम नकाब ओढ़ लिया और कहा। कमिनी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि रणधीर ऐसा निकलेगा। रणधीर ने दोनों को घूरा, लेकिन उनकी मदद की उम्मीद करना बेकार था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में पुलिस अधिकारी हॉल में दाखिल हुए। पुलिस अधिकारी, रणधीर मलिक, आपके खिलाफ धोखाधड़ी, कर चोरी और आपराधिक साजिश के पुख्ता सबूत मिले हैं। आपको तुरंत गिरफ्तार किया जाता है। रणधीर ने पुलिस को रोकने की कोशिश की। रणधीर, ये सब झूठ है। मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन पुलिस ने उसकी एक न सुनी और उसे हथकड़ी पहनाई। पत्रकार रणधीर के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए और सवालों की बौछार शुरू कर दी। पत्रकार 1, रणधीर जी, क्या आप इन आरोपों को स्वीकार करते हैं? पत्रकार 2, क्या आपके खिलाफ लगाए गए आरोप सच हैं? रणधीर ने किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया और सिर झुका लिया। जब रणधीर को पुलिस वैन में बिठाया गया, तो उसका चेहरा पूरी तरह से उतर चुका था। कभी शान और अहंकार से भरा यह आदमी आज अपनी बर्बादी के कगार पर था। उसके हाथ पैर बंधे थे और उसकी आंखों में आंसू थे। वह सोच रहा था, मैंने जो किया, वह क्यों किया? अगर मैंने लालच न किया होता, तो आज ये दिन न देखना पड़ता। रणधीर की गिरफ्तारी के साथ ही आर्या ने एक गहरी सांस ली। लेकिन उसके चेहरे पर संतोष नहीं, बल्कि एक नई जंग का इशारा था। उसने अपने मन में सोचा, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी कई और मुखौटे उतरने बाकी हैं। रणधीर को ले जाते समय उसने अचानक आर्या की ओर देखा और चिल्लाया। रणधीर, तुम्हें लगता है कि तुमने जीत हासिल कर ली? असली खेल तो अब शुरू होगा।
तुम भी सुरक्षित नहीं हो आर्या। रणधीर की इस धमकी ने हॉल में एक बार फिर सन्नाटा फैला दिया। क्या रणधीर की बातों में सच्चाई है, या ये केवल एक हारे हुए इंसान की बौखलाहट है? रणधीर की गिरफ्तारी के बाद निशा को लग रहा था कि उसने अपने लिए बचाव का रास्ता बना लिया है, लेकिन वह भूल गई थी कि आर्या ने अपनी योजना में हर एक मोहरे की चाल पहले से ही तय कर रखी थी। निशा की बर्बादी का खेल अब शुरू होने वाला था। आर्या ने अपनी टीम को निर्देश दिया कि निशा के खिलाफ भी ठोस सबूत तैयार किए जाएं। निशा के पास वह सभी गुप्त दस्तावेज थे जिनसे रणधीर और कमिनी के अवैध कार्यों की जानकारी मिल सकती थी। आर्या ने निशा की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। आर्या मन में, निशा ने जो धोखा दिया है उसका हिसाब तो उसे देना ही होगा। अब वो बच नहीं सकती। निशा के जीवन का हर कोना उजागर होने लगा। उसके बैंक खातों की जांच से पता चला कि उसने रणधीर से बड़ी रकम ली थी। सोशल मीडिया और कॉल रिकॉर्ड्स से ये भी साफ हो गया कि वो कई गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल थी। यहाँ तक कि उसके अपने सहयोगियों ने भी उसे धोखा देना शुरू कर दिया। आर्या ने निशा की इन कमजोरियों का फायदा उठाने का फैसला किया। आर्या ने निशा के व्यापारिक साझेदारों से संपर्क किया और उन्हें सच्चाई से अवगत कराया। आर्या, अगर आप निशा के साथ जुड़े रहेंगे तो आप भी कानूनी जांच के घेरे में आ सकते हैं। ये समय है कि आप उससे अपना नाता तोड़ लें। इससे निशा का व्यापारिक साम्राज्य धीरे धीरे बिखरने लगा। उसके सबसे बड़े साझेदारों ने उसे छोड़ दिया। आर्या ने सुनिश्चित किया कि निशा के सारे गलत काम मीडिया के सामने आए। टीवी चैनलों पर हर जगह खबरें छाने लगीं। तारांकन, निशा की काली सच्चाई, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और जालसाजी के मामले उजागर। पत्रकार उसके घर और ऑफिस के बाहर इकट्ठा होने लगे। पत्रकार, निशा जी, क्या आप इन आरोपों पर सफाई देंगी? आपका अगला कदम क्या होगा? लेकिन निशा के पास कोई जवाब नहीं था। आर्या ने निशा को एक खुला पत्र भेजा जिसे उसने मीडिया के जरिए सार्वजनिक कर दिया। आर्या, निशा, तुमने न सिर्फ मुझे धोखा दिया बल्कि उन लोगों का भी विश्वास तोड़ा जो तुम पर निर्भर थे। अब तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। तुम्हारे पास सच्चाई का सामना करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। इस पत्र ने निशा को पूरी तरह तोड़ दिया। निशा के परिवार और दोस्त भी अब उससे दूरी बनाने लगे थे। वह अपने घर में अकेली बैठी रो रही थी। निशा मन में, मैंने जो किया वह क्यों किया? अगर मैंने आर्या के साथ खेल न खेला होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। आर्या ने निशा को एक आखिरी झटका देने की योजना बनाई। उसने निशा के नाम से जुड़ी सारी अवैध संपत्ति को जब्त करवाने का इंतजाम कर लिया। पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा और सारे दस्तावेज और बैंक खातों को सील कर दिया। अब निशा के पास न पैसे थे, न ताकत और न ही कोई समर्थन। वह पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। निशा आखिरी शब्द, आर्या, तुमने मुझे हराया, लेकिन यह मत भूलना कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। निशा ने अपनी हार स्वीकार करते हुए अचानक एक फाइल निकाली। निशा खुद से, अगर मैं बर्बाद हो रही हूँ तो मैं आर्या को भी चैन से नहीं रहने दूंगी। यह आखिरी चाल मेरी होगी। उस फाइल में ऐसा क्या था जो आर्या के खिलाफ हो सकता था? क्या निशा आर्या के लिए एक नई चुनौती बन सकती है? निशा की बर्बादी के बाद कमिनी ने महसूस किया कि अब बारी उसकी है। लेकिन कमिनी के स्वभाव के मुताबिक वह चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उसके मन में आर्या के प्रति नफरत और बदले की आग जल रही थी। उसने अपने पुराने संपर्कों का सहारा लेकर आर्या के खिलाफ एक नई साजिश रचनी शुरू कर दी। कमिनी ने रणधीर की गिरफ्तारी के बाद खुद को मीडिया और पुलिस की नजरों से दूर कर लिया था। उसने अपने पुराने साथियों को फिर से इकट्ठा किया। कमिनी, आर्या ने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। अब समय आ गया है कि मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊं कि वह जिंदगी भर याद रखे। कमिनी ने निशा के बची खुची ताकत का इस्तेमाल करते हुए आर्या की छवि खराब करने की योजना बनाई। उसने फर्जी दस्तावेज और गवाह तैयार कराए जो आर्या को बदनाम कर सकें। कमिनी ने आर्या के खिलाफ सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। क्या आर्या वाकई निर्दोष है, या वह भी उसी गंदे खेल का हिस्सा है जिसने रणधीर और निशा को फंसाया? आर्या के चरित्र पर सवाल उठाए जाने लगे। सोशल मीडिया उपयोगकर्ता, क्या आर्या सिर्फ बदला लेने के लिए ये सब कर रही है? क्या उसके पास इतनी शक्ति है कि वो सच्चाई को दबा सके? आर्या ने इन अफवाहों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने अपनी टीम को सतर्क रहने का निर्देश दिया। आर्या, कमिनी अब खुले तौर पर कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उसके छिपे हमले खतरनाक हो सकते हैं। हमें हर कदम संभल कर उठाना होगा। कमिनी ने आर्या के बिजनेस पार्टनर्स से संपर्क किया। उसने उन्हें झूठी जानकारी दी कि आर्या के साथ काम करना उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। कमिनी, आर्या के खिलाफ बड़े केस बनने वाले हैं।
अगर आप उसके साथ जुड़े रहे तो आप भी इसमें फंस सकते हैं। कुछ पार्टनर्स इस बात से डरकर पीछे हट गए। कमिनी ने पुलिस में झूठी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने कहा कि आर्या ने अपने व्यापार में अवैध तरीके अपनाए हैं। पुलिस अधिकारी, हमें आर्या से पूछताछ करनी होगी। ये आरोप काफी गंभीर हैं। आर्या के ऑफिस पर छापे मारे गए। उसके कर्मचारियों से पूछताछ की गई। आर्या को पता था कि यह सब कमिनी की साजिश है। उसने अपने कानूनी और व्यक्तिगत संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए कमिनी के हर कदम को पलटने का मन बनाया। आर्या, कमिनी, तुम मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे हर वार का जवाब दूंगी। आर्या ने कमिनी के पुराने मामलों की जांच शुरू करवाई। कमिनी के खिलाफ कई सबूत सामने आए, जिनसे पता चला कि उसने कई गैरकानूनी कार्य किए थे। आर्या ने इन सबूतों को मीडिया और पुलिस के सामने पेश करने की योजना बनाई। कमिनी अपनी साजिशें असफल होते देख और ज्यादा हिंसक हो गई। उसने आर्या को धमकी दी कि अगर वह पीछे नहीं हटी तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कमिनी, आर्या, तुमने मुझे बर्बाद किया है। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चैन से जीने नहीं दूंगी। कमिनी ने अपने सबसे खतरनाक आदमी को बुलाया, जो एक अनुभवी शूटर था। कमिनी उस आदमी से, आर्या को खत्म करने का समय आ गया है। ये काम कल ही होना चाहिए। आर्या को इस खतरनाक योजना के बारे में भनक लगी, लेकिन क्या वह खुद को बचा पाएगी? क्या कमिनी का आखिरी वार सफल होगा? कमिनी के खतरनाक इरादों के बीच आदित्य का आर्या से सामना होना कहानी को एक नया मोड़ देता है। आदित्य, जो लंबे समय से कमिनी और निशा के लिए काम करता था, उनके हर गुप्त राज से वाकिफ था। परंतु आर्या के न्याय और साहस को देखकर उसकी वफादारी डगमगाने लगी थी। आर्या को आदित्य के अतीत और उसकी भूमिका के बारे में पता था, लेकिन उसे ये भी एहसास था कि आदित्य के पास कमिनी और निशा के खिलाफ सबूत हो सकते हैं। उसने आदित्य से मिलने की योजना बनाई। आर्या आदित्य से, आदित्य, मैं जानती हूँ कि तुमने कमिनी और निशा के लिए क्या क्या किया है, लेकिन तुमने जो देखा है वह मेरे लिए बहुत अहम हो सकता है। आदित्य ने पहले तो आर्या से दूरी बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी दृढ़ता और सच्चाई ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। आदित्य के मन में द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ उसकी पुरानी वफादारी थी, तो दूसरी तरफ आर्या की बातों में दिख रही सच्चाई। आदित्य मन में, क्या मैंने गलत लोगों का साथ दिया? अगर आर्या सही है तो मुझे सच का साथ देना चाहिए, लेकिन कमिनी अगर जान गई तो वह मुझे बर्बाद कर देगी। जब कमिनी को आदित्य और आर्या की मुलाकात की खबर मिली तो उसने तुरंत आदित्य से संपर्क किया। कमिनी, आदित्य, अगर तुमने मेरे खिलाफ कुछ भी किया तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। यह मत भूलो कि मैं तुम्हारे हर कदम पर नजर रखती हूँ। कमिनी की धमकी ने आदित्य को और उलझा दिया। आर्या ने आदित्य को भरोसा दिलाया कि अगर वह सच्चाई का साथ देगा तो वह उसे कमिनी के खतरों से बचाएगी। आर्या, आदित्य, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है। अगर तुमने मेरी मदद की तो ये केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए भी सही होगा। आदित्य की आंखों में कुछ क्षणों के लिए संकोच था, लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और आर्या से कहा, आदित्य, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसका अंजाम खतरनाक हो सकता है। आदित्य ने आर्या को कमिनी और निशा की कई गुप्त योजनाओं के बारे में बताया। उसने कमिनी के फर्जी दस्तावेज, काले धन के लेन देन और अवैध हथियारों की जानकारी दी। आदित्य, कमिनी ने हमेशा से लोगों को फंसाने के लिए गंदे खेल खेले हैं। यहाँ तक कि रणधीर भी उसकी चालों का शिकार हो गया था। आर्या ने आदित्य द्वारा दिए गए सबूतों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये सबूत कमिनी की जड़ें हिला सकते थे, लेकिन तभी जब आदित्य अपने सारे सबूत देने ही वाला था, तभी एक अनजान फोन कॉल आया। कॉलर रहस्यमय आवाज में, अगर तुमने आर्या की मदद की तो तुम्हारी जिंदगी का यह आखिरी दिन होगा। आदित्य हड़बड़ा गया। आर्या, ये कमिनी की चाल हो सकती है। डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या आदित्य को इस धमकी के बावजूद सच का साथ देने की हिम्मत होगी? क्या आर्या इन सबूतों का सही इस्तेमाल कर पाएगी, या कमिनी फिर से बाजी पलट देगी? आर्या और आदित्य की मुलाकात के बाद ऐसा लग रहा था कि कमिनी और निशा के खेल का अंत करीब है। लेकिन नियति हमेशा कुछ नया मोड़ लेकर आती है। आर्या को जो चुनौती मिलने वाली थी वो उसकी कल्पना से परे थी। रात के समय आर्या के घर पर एक गुमनाम पैकेट पहुंचता है। उस पैकेट पर न कोई नाम था और न ही कोई पहचान। जब आर्या ने उसे खोला तो उसमें कुछ पुरानी तस्वीरें और एक खत था। खत में लिखा था, तुम सोचती हो कि तुम सब कुछ जानती हो, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। ये लड़ाई जितनी तुम्हारी है उतनी ही मेरी भी। तस्वीरों में आर्या के अतीत से जुड़े कुछ अनजान चेहरे थे।
उनमें से एक चेहरा खासतौर पर आर्या को बेचैन कर रहा था, एक महिला जो कमिनी और निशा के साथ बैठी हुई थी। आर्या मन में, यह महिला कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन यह निशा और कमिनी के करीब लगती है। दूसरी ओर कमिनी ने भी एक नई साजिश रचनी शुरू कर दी थी। उसे पता था कि आर्या अब उसके हर कदम को काटने के लिए तैयार है। उसने अपने सबसे खतरनाक सहयोगी को बुलाया, एक शातिर अपराधी जिसे केवल काल के नाम से जाना जाता था। कमिनी काल से, मुझे आर्या को खत्म करना है, लेकिन इसे ऐसा दिखाना होगा जैसे यह एक हादसा हो। आर्या को अपनी जासूसी टीम से पता चला कि कमिनी ने काल को बुलाया है। आर्या, काल, ये नाम मैंने पहले भी सुना है। ये वही व्यक्ति है जिसने कई बड़े बिजनेसमैन को खत्म किया है। मुझे उससे निपटने के लिए नई रणनीति बनानी होगी। जैसे ही आर्या ने अपनी अगली चाल की योजना बनानी शुरू की, अजीब घटनाएं होने लगीं। एक, उसके ऑफिस में अनजान कॉल्स आने लगी, जिनमें केवल गहरी सांसों की आवाज आती थी। 2, उसके घर के आसपास रात को परछाइयां देखी जाने लगी। 3, उसकी गाड़ी के ब्रेक में अचानक खराबी आ गई, लेकिन वह बाल बाल बच गई। अंत में आर्या को एक फोन कॉल आता है। कॉलर गहरी और ठंडी आवाज में, तुम्हारा अतीत तुम्हारे सामने आने वाला है। सच्चाई से भागने की कोशिश मत करना। ये लड़ाई अब तुम्हारे हाथ में नहीं है। आर्या ने कॉल ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन नंबर ट्रेस नहीं हुआ। फोन कॉल के बाद आर्या को उस गुमनाम महिला की एक और तस्वीर मिली, जिसमें वह आर्या के बचपन के घर के पास खड़ी थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, तुम्हारे अतीत में जो छिपा है वह तुम्हारे वर्तमान को खत्म कर सकता है। सावधान रहो, आर्या। आर्या के चेहरे पर चिंता और दृढ़ता का मिश्रण था। आर्या खुद से, मेरा अतीत, क्या इसका मतलब यह है कि मेरी लड़ाई सिर्फ कमिनी और निशा तक सीमित नहीं है? क्या कोई और है जो मुझे खत्म करना चाहता है? क्या आर्या अपने अतीत के इस छिपे दुश्मन को पहचान पाएगी? कौन है यह महिला और उसकी तस्वीरें क्यों भेजी जा रही हैं? आर्या ने अपने ठिकाने पर लौटते हुए अपने अगले कदम के बारे में सोचना शुरू किया। आर्या दृढ़ता से, चाहे जो भी हो, मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। क्या यह नया खतरा आर्या के लिए एक और मुश्किल खड़ा करेगा, या वह इसे भी मात दे पाएगी? दोस्तों, पुनर्जन्म बदले की आग की यह यात्रा यही खत्म नहीं होती। आर्या की कहानी ने हमें ये सिखाया कि हर दर्द, हर संघर्ष के बाद एक नई शुरुआत होती है, लेकिन उसकी राह में आने वाली चुनौतियां और भी दिलचस्प हो सकती हैं। क्या वह अपनी अंतिम लड़ाई में जीत पाएगी, या फिर कोई नया मोड़ उसकी परीक्षा लेगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आर्या के बदले की आग और कितनी भड़कती है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ख्याली दुनिया पर जल्द ही आएंगे और भी रोमांचक अध्याय, जो आपको बांध कर रखेंगे। तो फिर, क्या आप तैयार हैं आर्या की नई परीक्षा के लिए? लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। ख्याली दुनिया, जहां हर कहानी एक नई दुनिया बनाती है।